हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदकिशोर जोशी स्वागत करता हूं फिर से आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है। आज हम लोग इसमें बात करेंगे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास 9th की एसएस सिविक्स की आपकी टेक्स्ट बुक है बच्चों। सारे चैप्टर में मैंने आपको जैसा कि समराइज दिया है और हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, उसका मीनिंग मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे अच्छी बात, हिंदी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन ईजी वे में हो रहा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है, इस वीडियो में आप देखोगे डेमोक्रेटिक राइट्स। भाई ये चैप्टर नंबर 5 है आपका सिविक्स का, और ये लास्ट हमारा चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। हमारा जो सफ़र हुआ है शुरू, कौन सा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना। तो उसमें पॉलिटिक्स के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा। तो ये डेमोक्रेसी है सारा सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं राइट्स। आइए जानते हैं कि कौन से हमारे पास में बेसिक राइट्स होते हैं जो हमारे पास में सुरक्षित होते हैं। अगर हमारे राइट्स को किसी ने वायोलेट किया तो क्या उसके लिए प्रोविज़न है, ये सब कुछ चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई राइट्स, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये राइट्स यानी अधिकार, आपका हक क्या होते हैं। सो राइट्स जो है ना, जनरली आप और हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे क्लेम होते हैं। क्लेम का मतलब हम लोग जो है ना, किसी पे अपना हक जाहिर करते हैं। हम अपना अधिकार या दावा देते हैं कि भाई ये मेरा कानूनी हक है या फिर ये मेरा अधिकार है। तो वो हमारे क्लेम्स होते हैं। किस पे, कैसे? सो इट कैन बी द क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर फेलो बीइंग्स, हमारे साथ में रहने वाले लोगों के ऊपर यानी सिटीजन्स के ऊपर भी हमारे ये दावे हो सकते हैं। सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें फैमिली सब कुछ आ जाता है बच्चों। तो उनके ऊपर भी हमारा ये क्या है, अधिकार है। हम अधिकारों की बातें कर रहे हैं ना, तो अधिकार है भाई हमारा। तो क्या क्या अधिकार है वो भी मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि भाई राइट्स क्या होता है। तो हमारे दावे होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, हमारे अपनों के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी, है ना। सो राइट्स इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। और ये क्लेम आपको तब रीजनेबल और पॉसिबल होगा जब आप ये दावा सही तरीके से कर रहे हो। मतलब कि जैसा कि आपके पास में आपने बोला कि मुझे सिर्फ बोलने का कुछ भी अधिकार है ना, राइट टू एक्सप्रेस माई थॉट्स। तो आपको बोलने का अधिकार जरूर है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है ना। तो ये अधिकार आपको रीजनेबली लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के अधिकार ये भी हो सकते हैं कि वो सही सुने, है ना। तो उनके भी अधिकार होते हैं। तो राइट्स हमारे आपस में म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्लेम हमारे हो सकते हैं, हम हमारे अधिकारों की अब कैसे सुरक्षा कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। सो रीजनेबल क्लेम्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के, और ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं हमारी सोसाइटी से, और हमें लॉ यानी कि कानून से इसे वैधता मिलती है, मान्यता मिलती है, सैंक्शन होता है ये। मतलब कि अब आप बोल सकते हो कि ये मेरा एकदम लीगल राइट है। क्यों? क्योंकि वो कानून से सुरक्षित है, उसे सोसाइटी ने माना है, कबूल किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है। इसलिए आपके जो दावे हैं वो एकदम रीजनेबल होते हैं, उचित या अप्रोप्राइट होते हैं। अगर किसी सिटीजन का कोई भी राइट्स अगर वायलेट होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट में जा सकता है ना। कि सर मुझे अगर मेरा कोई भी जैसे राइट टू इक्वालिटी, है ना, समानता का अधिकार, मेरे साथ में मेरे टीचर, मेरे फैमिली मेम्बर या कोई भी जो ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा है, इक्वल हमारे साथ में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आप सीधा कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये आपका गार्डियन है, आपके सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। ऐसी हमारी बहुत बड़ी ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। हमने सारे चैप्टर में ये समझा। तो ये आपको ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करता है। तो वो कौन से, वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले वो थोड़ा देख लेते हैं कि भाई अगर ये नहीं मिलते, हमें अगर अधिकार नहीं मिलते तो क्या सिचुएशन होती है, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ देयर राइट्स। इन अधिकारों की ज़रूरत क्यों है? अगर आपको समझना है बच्चों, तो हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा सा भ्रमण करना पड़ेगा। कहाँ पे? गुंटेनबो बे में। ये कहाँ पे है सर?
मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में इस प्रिजन में यानी कि एक जेल में जो है उसकी सिचुएशन, एक कंडीशन, एक केस बेस स्टडी आपको दिया हुआ है कि वहाँ पे क्या हुआ, उनके अधिकार क्या सुरक्षित हैं, क्या उन्हें वास्तव में अधिकार मिले हैं, अगर कुछ नहीं मिला है तो क्या सिचुएशन हुई है उनके साथ में, वो हम लोग देखते हैं। सो तकरीबन जो है ना 600 लोगों को जो अलग अलग अपने दुनिया से अलग अलग कंट्री से आए हुए थे, दे हैव बीन पिक्ड सीक्रेटली बाय द यूएस फोर्स and put them in as a prisoner in the Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by US। यानी कि ये जो गुंटनबो बे है ये आपके क्यूबा के पास में हमारी यूएस, यूनाइटेड नेशंस या अमेरिका का एक कब्ज़ा किया हुआ जगह है। वहाँ पे ये एक जेल है जहाँ पे 600 लोगों को अलग अलग देशों से इन्हें पकड़ के सीक्रेटली रखा गया है। ठीक है, सीक्रेटली मतलब अब 600 लोग हैं, वो भी उनके भी तो पेरेंट्स होंगे या उनके रिलेटिव्स होंगे, है ना, तो उनको बिना बताए सीक्रेटली उन्हें रखा गया। फिर क्या हुआ उनके साथ में, अनस फादर जामिल अल बना वाज अमंग देम। स्टोरी हमारे सामने आ रही ना, क्रेडिट जाता है हमारे अनस के फादर को, जो कैद थे उन्हीं 600 में से, है ना। तो अनस ने बाद में बहुत सारे एविडेंस के थ्रू हमारे सामने ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये उसी के वजह से आई। ये रियल स्टोरी है बच्चों, रियल फैक्ट है। क्या हुआ था अनस के फादर के साथ वो भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि 600 में से वो भी साथ में थे। द अमेरिकन गवर्नमेंट यानी यूएस गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस and linked to the attack on New York on 11 September 2001। अमेरिका ने बोला, दावा किया कि 600 लोगों को उसने सीक्रेटली इसलिए बंद कर दिया क्योंकि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को इन लोगों ने क्या किया, अटैक किया था, ऐसा उनका दावा था। फिर क्या हुआ था, इन मोस्ट केसेस गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर प्रिजनर। अल्बनाज family got to know that he was in that prison only through the media। अब बहुत सारे जो 600 लोग थे वहाँ पे, उनकी कंट्रीज़ को बताया नहीं गया था कि हमने आपके लोगों को यहाँ पे रखा है, क्योंकि सीक्रेटली रख दिया था। अब अल्बना के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि कुछ मीडिया ने, कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, जज्बे होते हैं, हमारे डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर है, उन लोगों ने पर्दाफाश किया और कुछ हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आई। ठीक है ना। फिर क्या हुआ सर, फिर आगे देखो, फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट देम। 600 लोगों में से उनके जो परिवार के लोगों को, यहाँ तक कि मीडिया को और यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये क्या है सर, ये जैसे हमारे कंट्रीज़ में कोर्ट होता है ना बच्चों, है ना, कि भाई अगर किसी का पंगा हो जाए, लफड़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो वैसे अगर कोई दो कंट्री के बीच में हुआ तो ये भी, इसके लिए भी हमारे पास में एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है यूएनओ, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और मीडिया के और फैमिलीज़ को अलाउ नहीं किया गया, आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देंगे, यूएस गवर्नमेंट ने बोल दिया। यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटरोगेटेड देम, डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट। ये सब यूएस आर्मी के ऊपर रह गया कि भाई उनको रखना है नहीं रखना है, और उन लोगों ने उनको अरेस्ट किया, सवाल जवाब किए और फिर सारा का सारा मामला उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, मतलब यूएस आर्मी के ऊपर। फिर देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन द यूएस, नॉर कुड दीज प्रिजनर अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री। 600 लोग जो थे ना बंद, उनके पास में ट्रायल का ऑप्शन या राइट नहीं था। हम लोग बच्चों राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अधिकार। यहाँ कैदी भले ही हों, उनके भी अधिकार होते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हम देते हैं इंसानों को अधिकार, यानी कि मानवाधिकार। मानव अधिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मानव है वो। यस, ह्यूमन राइट्स आर गिवन टू द ह्यूमन बिकॉज ऑफ दे आर नेचुरली ह्यूमन बींग्स, है ना। तो मानव अधिकार में चाहे वो प्रिजनर हो, उनके भी अधिकार होते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन बाय सिचुएशन हमें पता चलता है कि वास्तव में मुजरिम कौन है और वास्तव में निर्दोष कौन होता है, क्योंकि इन सब का ट्रायल होता है ना। एक हमारे पास में ये व्यवस्था नहीं होती है, न्याय व्यवस्था नहीं होती है, तो ना जाने कितने बेगुनाह, ना जाने कितने लोग अभी भी तड़पते, मरते, बिलखते रहते, है ना। तो इसलिए हमारे पास में ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है,
लेकिन इन लोगों के पास में वो भी नहीं रहा। फिर क्या हुआ सर, आगे ये हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल आया। ये कौन है सर, ये है हमारी एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। या ना पूरा क्या पूरा जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे होते हैं कंट्री पे, तो हमारा यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया में, है ना, ये इंडिया में है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इंटरनेशनल है ना। तो ये जो है ना हमारा कमीशन, ये हमारी हेल्प करता है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए इसने क्या किया, इट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर इन द Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in many ways that violate the US law. इसने पाया, और पहले तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उन्होंने पाया कि भाई जो यूएस के जो कानून है उसने अपने कानून को तोड़ा है, इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। They were being denied the treatment that even prisoner were must get as per इंटरनेशनल ट्रीटीज़। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो लो बनते हैं कि अगर मान लो इन फ्यूचर में हमारे कंट्री के बीच में लड़ाई हुई तो हमारे जो कैदी हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए आप लोगों को। आपके कैदी भी हमारे आ सकते हैं, हमारे कैदी भी आपके पास हो सकते हैं, उसका कुछ एग्रीमेंट बना हुआ है। तो सारे कंट्रीज़ के साथ बना हुआ, इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडिया चाइना के साथ, मतलब सभी कंट्रीज़ के साथ में। तो ये इसने पाया कि वो लो भी उसने यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया, वायलेट किया। बहुत बड़ा पंगा हो गया भाई ये तो। फिर क्या किया, मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन द हंगर स्ट्राइक फास्ट, है ना, फास्टिंग किया उन्होंने, भूख हड़ताल भी किया कि भाई हमारे साथ में तो अन्याय हो रहा है। प्रिजनर वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसने भी पाया कि ये लोग डिक्लेयर कर दिए गए हैं क्योंकि ये बेगुनाह है, फिर भी इन प्रिजनर को 600 लोगों को यूएस की गवर्नमेंट ने बरी नहीं किया, छोड़ा नहीं। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स। इन्होंने पाया था कि भाई ये लोग है ना एक तरह से गिल्टी नहीं है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया, बक्सा नहीं गया भाई। द यूएन सेक्रेटरी जनरल आल्सो सेड दैट द प्रिजन इन गुंटनबर्ग बे शुड बी क्लोज डाउन। उन्होंने ये भी बोल दिया कि उस जेल को बंद कर दो। भाई हमारे सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने बोला कि इस कैद खाने को बंद कर दो, फिर भी नहीं किया। यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज। प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट। इन सारी दलीलों को उसने नज़रअंदाज कर दिया अमेरिका की गवर्नमेंट ने। तो ये केस था हमारा बच्चों अमेरिका का। हम और चलते एक और कंट्री में, वहाँ देखते हैं क्या वहाँ पे इन अधिकारों की धज्जियाँ उड़ गई थी क्या। यहाँ सऊदी अरेबिया में भी ऐसा हुआ है और हो रहा है ना। देखते हैं थोड़ा सीन सऊदी अरेबिया में। द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूल्स। यहाँ पे मोनार्की चल रहा है तो भाई ये सिस्टम नहीं है। द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर्स एज ए द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। देखा, मोनार्की में ये सब होता है। डेमोक्रेसी दैट्स वाई बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, एसोसिएशन बना नहीं सकते, और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग अबाउट द मोनार्क। भाई सबके पास में ना अधिकार तो धज्जियाँ बहुत ज़्यादा उड़ गई है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। ये बहुत बड़ा पंगा है वहाँ पे कि भाई सबको मुस्लिम बनना ही पड़ेगा, इस्लामिक स्टेट है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम नहीं हो, नॉन मुस्लिम हो, तो आप प्राइवेटली अपना जो भी है होली दिवाली घर में ही 4 दीवारी में फॉलो कर सकते हो, प्राइवेट में ही कर सकते हो, पब्लिक के लिए नहीं। ये समझना है आपको, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन।
यानी कि इनका हाफ जो है वेटेज था, वोटिंग का वैल्यू था, है ना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू 2015 के बाद में हो गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये था हमारा सऊदी अरेबिया में, तो वुमेन के पास में राइट्स नहीं मिला, ठीक है। और अमेरिका में हम लोग देखते हैं तो कैदियों को अधिकार नहीं मिले। कोसोवो चलते हैं भाई, चलो लेट्स मूव टू कोसोवो। वहाँ देखते हैं एथनिक कुछ मैसेकर हुआ था। मैसेकर का मतलब होता है एक लार्ज लेवल पे बहुत लोगों की निर्मम हत्या, असासिनेशन हो सकता है, मर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे किलिंग्स हो सकती है, लार्ज लेवल की किलिंग्स, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। ये तो मतलब एक तरह से ज़ॉम्बी अटैक हुआ क्या? ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ और हुआ है, वो देखते हैं। कोसोवो जो है वो पहले देख लेते हैं कि क्या है। ये एक प्रोविंस था, मतलब ये है ना, पहले यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। ये जो है ना, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप इसका नाम देखोगे, बाद में स्प्लिट हुआ गया था, तो उसका एक पार्ट था ये, ठीक है। आज भी ये यूरोप में वहाँ पे है। और इसकी पॉपुलेशन जो है ना, अगर बात करें तो ओवरवेलमिंगली है हमारी अल्बेनियन, मतलब वहाँ पे उनकी ओरिजिनल है। लेकिन बात ये नहीं है, वहाँ पे जो सर्ब्स लोग हैं वो मेजोरिटी में हैं। थोड़ा सा मतलब एथनिक कंपोजिशन है, मतलब कि कल्चरल थोड़ा सा अलग अलग लोग हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, वो तो वैसे ही अल्बेनियन वर्सेस सर्ब्स, ये माइनॉरिटी में है और ये सर्ब जो है आपके मेजोरिटी में, ठीक है। दो तरीके के लोग हैं वहाँ पे। फिर क्या हुआ सर, यहाँ पे मिलोसेविक ये बंदा क्या हुआ, वॉन द इलेक्शन, इसने जो इलेक्शन हुए उसको जीत लिया। एंड ही वाज वेरी वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। इन लोगों के तो मतलब वो इधर बस खतरनाक, मतलब उसके लिए शत्रु था, हॉस्टाइल यानी एनिमी। ही वांटेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। हम लोग सर्ब्स है, सुपीरियर है तुम लोगों से, हमारा ही देश है, हम लोग राज करेंगे, इसका ये कहना था। फिर क्या हुआ, फिर he also wanted Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs। साफ बोल दो, इस तरह से मतलब उनको डरा धमका के रखते थे कि हमारा डोमिनेंस या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वी आर हेयर, ओके। सो अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो वो रागेट निकलो हमारी कंट्री से बाहर। ऐसी सिचुएशन में भाई आपको अपनी कंट्री में ऐसा बोला जाए, कोई अपने, हमारे तो यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, मराठी है ना। तो ये सब अगर ऐसा बोले कि नहीं भाई गुजरात में गुजराती ही रहेंगे तो कैसा होगा। तो ये जो सिचुएशन है, राइट्स जो है ना हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, ये भी चाहिए होता है बच्चों। अगर ये नहीं है तो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती है, डेमोक्रेसी वहाँ पे उखाड़ के फेंक देंगे वो लोग, इसलिए हमें ज़रूरत है इसकी, ओके। सो अप्रैल 1999 में क्या हुआ, उस कोसोवो में अल्बेनियन फैमिली कोसोवो में, उसका एक थोड़ा सा कैश बेस स्टडी देख देते हैं। 74 years old Batissa Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izzet, staying warm by the stove। गृहिणी थी, हाउसवाइफ, अपने पति के साथ में बैठी थी, ठीक है। क्या हुआ फिर, दे हैड हर्ड एक्सप्लोजन but did not realize that Serbian troops had already entered the town। अब यहाँ पे वो घर में खाना बना रहे थे, क्या बनाऊँ आपके लिए, मटर पनीर, ओके, वो बना रही थी, वो अपने घर में व्यस्त थी। तभी अचानक से बहुत सारे बम के धमाके, एक्सप्लोजन सुनाई दिया, ऐसे तरह का, है ना। तो वो सुनाई दिया, तब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सर्बियन जो हमारी ट्रूप्स थी, सेना, वो उस टाउन में आ चुकी है। क्या करेगी वो, द नेक्स्ट थिंग सी न्यू, 5 or 6 soldiers had burst through the फ्रंट डोर एंड वर डिमांडिंग। 5-6 सोल्जर्स उसके घर में आ गए, घुस गए और उन्होंने बोला, वेयर आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। दे शॉट इज़ेट 3 times in the chest, रिकॉल्स बत्तीसा। 32 बार आ जाती भाई मेरी तो। ये देखो ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो गया। सोल्जर्स आए, 3 गन फाइट किया और बस। सोचो आप, घर में ऐसा हो तो मतलब ये तो गुंडे हैं, बहुत गुंडे क्या है, मतलब बहुत ही, ये तो अपने आप को ट्रूप्स बोल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर, द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट
आउट। क्यों? क्योंकि वो अल्बेनियन थी। ये चाहते थे कि हम ही यहाँ पर रहेंगे। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट, मेरी बात कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट वेन दे ब्रंट द हाउस। ये 32 है, मैं नहीं, है ना। तो उसका घर जला दिया गया। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोजिशंस बट द क्लोथ सी वॉज वेयरिंग। This news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period. Do you remember that this massacre was being carried out by the army of their country, working under the direction of a leader who came to power through democratic election. कोसोवो का ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, वहाँ डेमोक्रेसी ही थी, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो जीता। तो यहाँ पे मिलोसेविक जो है ना, उसने अपना ये फरमान दिया था, उसकी वजह से ये मसेकर बहुत ज़्यादा हो गया। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल इन रिसेंट टाइम्स in the democracy. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. भाई बहुत ज़्यादा जब जनसंहार हो, इंसानियत के अगेंस्ट में अगर कुछ ऐसा स्टेप उठाया जाए तो कंट्रीज ह्यूमैनिटीज़ के लिए आगे बढ़ती है, इंसानियत के लिए आगे। लोगों ने बोला कि इसको रोका जाए। मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाय एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। इंसानियत के बारे में इसको है ना, मैं तो बोलता था, मतलब चौराहे पे क्या बोलूँ मैं, अभी मेरे बोलने से अगर हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। हमने सऊदी अरेबिया में वहाँ के सिचुएशन को पढ़ा कि भाई लोगों के साथ में अन्याय हुआ। ये एक तरह से कल्चरल या एथनिक जो मैसेकर हुआ गलत है, इनके भी अधिकार हैं, है ना। आप ऐसे गुजराती, मारवाड़ी, मराठी इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हो। सिमिलरली आप सऊदी अरेबिया में वुमन या नॉन मुस्लिम जो भी है वहाँ पे, तो उनके साथ में हो रहे अत्याचार, जुल्म, एक्सप्लॉयटेशन ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं फैला सकते हैं। और वैसा ही हमने यहाँ पे पढ़ा था हमारे US की गवर्नमेंट में। तो ये आप बताइए एज ए 9th के स्टूडेंट, क्या ये हमारे गवर्नमेंट के अच्छे से इमेज है? क्या आपको कुछ इससे जस्टिस मिला, या आपने कोई बहुत बड़ा मतलब रिवॉर्ड ले लिया इसको करने से? नहीं, ये बहुत गलत होता है। इसलिए हमें आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स प्रोवाइड करता है, आपके अधिकारों की बात करता है। आप महफूज रहो, सुरक्षित रहो, ये आपका फ़र्ज भी है और दूसरों को भी आप करो, आपकी ड्यूटी भी है ना। तो ये सब चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, हमें राइट्स प्रोवाइड करता है 6 तरह के। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार, हम सब समान हैं, इक्वल है, वो अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आप सब लोग स्वतंत्र हो अपने विचारों के लिए, अपनी बात कहने के लिए, आपके पास आज़ादी का राइट्स है ना। फिर आपके पास में और तीसरा कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अत्याचार के खिलाफ आपके पास में अधिकार है। अगर आपके साथ में हो रहा है जुल्म, बिल्कुल आप अप्रोच कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आपको न्याय मिलेगा। फिर और क्या है सर? फिर है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के चुनाव का अधिकार। आप मुस्लिम हैं तो हिंदू हो सकते हो, आप हिंदू हो तो मुस्लिम बन सकते हो। आपका ये निजी मामला है, ये किसी स्टेट का अफेयर नहीं है, ना ही कोई फैमिली मैटर है। ये पर्सनल और इंडिविजुअल पावर है आपके पास में, आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा, है ना। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन इसी में से निकला है। बहुत सारे अधिकार आपके इसी अधिकारों में से निकले हैं बच्चों। तो आपको शिक्षा का अधिकार भी मिलता है, कल्चरल राइट भी है। 1 2 3 4 5, ये 5 तो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, है ना। वैसे ये सारे 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स ही है, लेकिन ये 5 जो है ना, ये 5 तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। अगर ये 5 आपके अगर वायोलेट कोई करता है, आपको इक्वालिटी से ट्रीटमेंट नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, आप क्लेम कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, मुकदमा केस कर सकते हो। इसकी वजह से
सिक्स्थ नंबर जो है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपके 5 ये जो राइट्स है उनका वायलेशन हुआ तो यही राइट आपका छठा है ना, सिक्स्थ जो राइट है आपका, वो देता है आपको ये अधिकार कि आप एक तरह से नहीं, आप अपने राइट्स की वजह से कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपके 1 to 6 आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये पढ़ने का नहीं है बच्चों, ये समझने का है। ये प्रैक्टिकली हमें समझना चाहिए कि हमारे पास में ये अधिकार हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। अब हम लोग एक एक करके सारे राइट्स की बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स में दिया हुआ है। तो राइट टू इक्वालिटी को पहले समझते हैं। समानता का अधिकार, यानी समान, यानी एक तरह से सब समान है। समान मतलब कि सामान नहीं है, समान है, ठीक है ना, मतलब कि इक्वल है ना, बराबर है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कैसे? हम सब कानून के सामने समान है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पीएम, हमारा प्रेसिडेंट, अगर वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो अगर उन्होंने जुल्म किया है, कुछ भी अगर इलीगल किया है, तो सेम जो पनिशमेंट आम नागरिक को मिलती है उनको भी मिलेगा, बराबर। तो इसके हिसाब से सारे इक्वल है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सबको बराबर कानूनी न्याय मिलेगा। द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन्स स्टेटस, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। कानून का यही रूल है, रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ जो है ना, विधि का नियम। विधि का नियम क्या है? हम सब बराबर है। हमारा बाय सेक्स, बाय जेंडर, बाय कास्ट, बाय लैंग्वेज, कोई भी हमारे साथ में भेदभाव नहीं करेगा। आपको ये नहीं कहेगा कि आप इस जाति के हो, इस लैंग्वेज वाले हो, इसलिए यहाँ नहीं रहोगे, आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आपको देता है एक ऐसा अधिकार कि आप सभी इक्वल हो, बराबर हो। इसलिए हम ज़्यादातर बोलते हैं वी आर इंडियंस, है ना, दैट्स इट। नो डिस्क्रिमिनेशंस, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिटीजन्स जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो किसी भी सिटीजन्स के साथ में इस ग्राउंड पे भेदभाव नहीं होगा। वो किसी का भी कोई भी धर्म हो, जाति हो, कल्चर हो, लिंग हो, स्त्री पुरुष, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म, भाई मैं गुजरात से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ, ऐसे प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे इस ग्राउंड पे भेदभाव कोई नहीं करेगा, सब इक्वल है। ऑल आर द इंडियंस। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, यानी कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर, एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में, और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशंस, कोई भी हमारी गवर्नमेंट की जो पोजीशन होती है, अपॉइंटमेंट होती है, उसमें सबको इक्वल जो है ना। इसीलिए रिजर्वेशन हम लोग क्यों बोलते हैं, SC, ST, OBC, SC, BC, जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा, ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई सबको इक्वल राइट्स मिले, राइट टू इक्वालिटी मिल सके, है ना। तो उनको नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने डिमांड की और फिर कोर्ट में मामला गया। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया ना, तो फिर बाद में इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने जो पढ़ा ना बच्चों रिजर्वेशन का, ये इसी के लिए था, ठीक है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, मतलब छुआछूत होती है, मतलब जैसे हम लोग जो डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ में ये भेदभाव करते हैं कि हम लोग आपके साथ में, है ना, कुछ भी टचिंग वगैरह ये नहीं कर सकते। इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ with certain caste level. Such practice denies them interactions with others or access to public places as equal citizens. उनको मतलब ऐसा बोला जाता है कि आप इस जाति के हो या इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप ये पब्लिक प्लेसेस में नहीं आ सकते हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, सिनेमा थिएटर एक ही हो ना, हाँ, पब्लिक आपके गार्डन्स वगैरह हुआ, पब्लिक बस हुई, कुछ भी जो चीज़ें पब्लिक के लिए है, सभी के लिए है, उनको वहाँ पर डिनाई कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें होती है ना, वो अनटचेबिलिटी होती है। ये कानूनी रूप से इलीगल बोल दिया गया है, पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है अगर अब ऐसा कोई करता है तो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम,
यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, लिबर्टी आपके पास में है। एब्सेंस, अब लिबर्टी पहले फ्रीडम का मतलब इन्होंने यहाँ पे बता दिया हमको कि ये होता है एब्सेंस किसका, रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्टेंट्स, इंटरफेरेंस, ये सब अगर ना हो तो आज़ादी। आज़ादी किसको बोलोगे आप, जहाँ पे आपके पास में है ना कॉन्स्टेंट्स ना हो, यानी बंधन ना हो कि भाई ये मत कर, ये कर, वो बंधन हो गया ना एक तरह के, तो वो एब्सेंस हो, मतलब वो ना हो, हम अपने मन से कुछ भी करें, वो आज़ादी। तो एब्सेंस होना चाहिए बंधनों का, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, ये मत कर, वो रोक टोक है ना, इंटरफेरेंस यानी रोक टोक, तो ये अगर ना हो तो हम बोलते हैं भाई फ्रीडम होती है। तो फ्रीडम का मीनिंग ये हो गया। अब हम लोग एक एक इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार बन जाता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी हार्म, अगर आपको असेंबली अपनी पार्टी या एसोसिएशन फॉर्म करना है पीसफुली, आप उसका रैली निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना होता है कि हम किसी को क्षति ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, हम किसी को ना करें। पीसफुली आप ये असेंबलिंग कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार होता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, यू कैन फॉर्म योर ओन एसोसिएशन कि भाई मेरा ये ग्रुप है या मेरा ये यूनियन है। इसीलिए तो है ना, अलग अलग हम लोग यूनियन देखते हैं, स्टूडेंट यूनियन हो गया, रिक्शा वालों का यूनियन हो गया, है ना, तो ये सब अपना वहाँ पे उनके पास में अधिकार है भाई। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडियन नेशन, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप फ्रीली आ और जा सकते हो, घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, है ना, इंडियन टेरिटरी होनी चाहिए। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के इस बाउंड्री के अंदर आप कहीं पे भी रह सकते हो, ये राइट टू फ्रीडम है आपके पास में। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी ऑक्यूपेशन यानी धंधा कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो, है ना, ये एक ही जैसा होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, ये आपके पास में चुनने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई ये आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो बच्चों, यहाँ थोड़े से सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, तो ये सब जो है ना, मतलब एक तरह से आपको दूसरों के राइट्स हमें ध्यान रख के काम करना चाहिए, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, अगर मेरा ये राइट बनता है तो उसका भी बनेगा सामने वाले का, है ना, तो इसलिए वो समझ के हमें चलना चाहिए। फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि हमें बोलने का अधिकार है, हमारे मुंह पे ताला कोई नहीं लगा सकता है ना, हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम हमारे व्यूज़ को, हमारे थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रीली फॉर आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, वी कैन फ्रीली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, है ना, आप गवर्नमेंट की भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन इसका एक भी लेवल होता है। पब्लिसाइज योर व्यूज़ on the magazines, newspapers, pamphlets, and you can use the freedom to instigate violence against others. You cannot use it to incite people to rebel against government. यहाँ पे हमने बोला ना कि गवर्नमेंट की आप जो है ना, मतलब ऐसा कह सकते हो कि भाई फलाने गवर्नमेंट है ना, थोड़ा सा इसने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी बात आप कर सकते हो, लेकिन मतलब इंसल्ट, मतलब ये भी होता है ना बच्चों कि भाई अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के राइट्स को वायलेट का अगर करें, तो वो फिर आप उसमें लंबा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो राइट्स में ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भाई हम लोग दूसरे का भी ध्यान रखें, सम्मान करें, और हमारे पास में जो हमने बोला असेंबल कर सकते हैं पीसफुली, वो भी आ जाता है। वी कैन डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स पब्लिकली, we can exchange our ideas, we can mobilize public support to cause, किसी भी कारण पे हम लोग पब्लिक सपोर्ट को बटोर सकते हैं, एंड वी कैन सिक वोट फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन, ये तो आपने देवीलाल वगैरह आपको पढ़ा है ना। पीपल शुड नॉट, हाँ यहाँ पे ये है कि भाई अगर आप पब्लिकली असेंबलिंग कर रहे हो, तो पब्लिक ऑर्डर को, किसी भी आदमी को या लोगों को, आप जो है ना पब्लिक ऑर्डर को, जो हमारा रूल होता है, लॉ विधि का जो नियम होता है, पब्लिक ऑर्डर, शांति व्यवस्था वगैरह, उस चीज़ को आप क्या ना करो, डिस्टर्ब ना करो। पीपल शुड नॉट
डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर, है ना, तो पब्लिक डिसऑर्डर वही हो जाता है। फिर ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग ना करो, असेंबली कर रहे हो पीसफुली होनी चाहिए, ये अगर हो गया ना तो बस। कैरी वेपन्स, उस असेंबली में आप शांतिपूर्ण कर रहे हो लेकिन वेपन्स का यूज़ कर रहे हो तो बहुत लंबा जाओगे। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट लार्ज लेवल पे कर सकते हैं, सड़कों पे हम लोग जो है ना रैली निकालते हैं, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना व्हीकल्स पे वेपन्स की वजह से मतलब हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग को भी, गवर्नमेंट के जो बीच में होते हैं रोड वगैरह सड़क वगैरह BRT रूट्स वगैरह जो होती हैं, सड़कों को इधर उधर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पब्लिक डिसऑर्डर अगर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है, पीसफुली हमारे असेंबली होनी चाहिए। एंड वी कैन आल्सो फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हमारे पास में सिटीजन्स के पास में ये भी एक अधिकार होता है कि वो अपना एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। जैसे वर्कर यूनियन जो होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दे कैन आल्सो लीड कैंपेन्स अगेंस्ट करप्शन और पॉल्यूशन के खिलाफ, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी आप जा सकते हो। यू कैन आल्सो, ये भी आपके पास में राइट हो जाता है। एंड वी कैन आल्सो सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट अलाउज lakhs of people to migrate from village to town. Some freedom extend to choice of occupation. No one can force you to do or not to do certain jobs, है ना। ये भी एक्सटेंशन हुआ है हमारे राइट टू फ्रीडम का, कि आपको सर्टेन कुछ ऐसे है कि भाई उसको बाई फोर्स, जैसे कि मैं किसी को कॉल के थ्रू मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये करना है वरना ये कर दूंगा, तो ये सब चीज़ें ना मतलब आप फोर्स कर रहे हो, या तो इमोशनली या फिर ब्लैकमेल के थ्रू, ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। अब आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अत्याचार के खिलाफ हमारी आवाज़ और अधिकार। हमारे साथ में कोई जुल्म नहीं हो सकता, कोई शोषण नहीं कर सकता और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण उत्पीड़न नहीं हो सकता। इसके लिए वी कैन हैव द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, उत्पीड़न के खिलाफ आपके पास में अधिकार मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो हमारे वीकर सेक्शन होते हैं, SC, ST, OBC, EWS, SEBC, ये सभी आपने 9th में पढ़ा है इनके बारे में, है ना। तो ये हमारे कुछ वीकर सेक्शन हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इनको क्या प्रोवाइड करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब स्पेशली बाकी सभी को जैसे इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है तो सभी को ये मिलता है, बट यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब किस तरह से मिलता है सर, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे इट मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमन फॉर इमोरल पर्पज। यहाँ पे ये जो चीज़ हो रहा है वो अन्याय है, इनजस्टिस है वुमन के लिए। यहाँ पे इंसानों की खरीद बिक्री एक तरह से पूरी तरह से पाबंदी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये आपके पास में क्या हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और दूसरा कौन सा है सर, दूसरा है बेगर। बेगर मीन्स इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट ए नॉमिनल रेमुनरेशन, यानी 2 वक्त का खाना हो या किसी भी मतलब कोई काम के लिए उसे फोर्स करके काम करवाया जाता है किसी अपने मालिक की, तो इस तरह की सिचुएशन को बेगर बोलते हैं भाई, कि भाई आपको है ना मतलब हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा, आप जो है ना कट्टा पक्के ख़ानदान से हो, तो ये जो चीज़ है ना बेगर है ना, तो वो हम लोग समझ सकते हैं। फिर आता है चाइल्ड लेबर। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू द वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइनिंग और माइन और इन एनी अदर हैजर्डस वर्क सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्राज, है ना। तो इन चीज़ों में जो खतरनाक, हैजर्डस यानी डेंजरस, उन वर्क में जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं इनको कोई भी रोज़गार प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी काम धंधा नहीं देगा। अगर वो फोर्सफुली हो रहा है या एकदम पीसफुली भी हो रहा है तो चाइल्ड लेबर में आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। फिर आगे क्या है सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी। आप किसी भी धर्म को, जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है हिंदू का ये हो गया, है ना, मतलब एक तरह से सभी के हैं यहाँ पे,
तो ये फॉलो आप कर सकते हो, आपके पास में राइट टू फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब इट इज़ अ वन दैट डज नॉट सेट अप एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, यानी ऐसी कंट्री जो अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। जैसे इस्लामिक स्टेट में आप देखोगे तो उनका ऑफिशियली एक धर्म हो जाता है। फिर श्रीलंका में बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध धर्म के लिए, तो मतलब एक तरह से ये ना रिलीजियस कंट्री हो जाती है, धर्म से संबंधित। हमारे यहाँ पे हिंदू कंट्री हम नहीं बोल सकते, हिंदू नेशन या हिंदू राष्ट्र इंडिया है ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री एक सेक्युलर है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है ना। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंड देयर ओन रिलीजन। सभी को ये राइट दिया हुआ। दे कैन आल्सो प्रैक्टिस डिफरेंट जो कस्टम्स होती है, जैसे डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर जो बलि वगैरह होती हैं या फिर जो इनजस्टिस काम होते हैं वो आप नहीं कर सकते हो कि भाई इसमें एनिमल सेक्रीफाइस के लिए ये सब चीज़ें बैन होती हैं। तो आपको थोड़ा ये प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है। ह्यूमन बीइंग एज ऑफरिंग टू द सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड, नर बलि, जानवरों की बलि, ये जो चीज़ है ना ये नहीं किया जाता है। वन कैन नॉट फोर्स विडोड वुमन टू सेव हेड और वेयर वाइट क्लोथ। ये भी सत्य सिस्टम जो था हमारे पहले है ना, ये सब जो है ना हमारे यहाँ पे वुमन को प्रोटेक्शन के लिए ये धर्म से संबंधित उनके कस्टम से रिलेटेड राइट्स प्रोवाइड किया जाता है जो सभी को मिलता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यानी कि हमारी जो कल्चर है, हम किस कम्युनिटी से है, हम किस कास्ट से है, तो उसका एक कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, परंपरा होता है, उससे रिलेटेड आपका अधिकार बनता है। फिर शिक्षा से संबंधित आपके अधिकार बनते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज़ की। अगर बात करें सो दे कैन बी फ्री टू अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस देयर ओन कल्चर। जो भी ज़्यादातर जो माइनॉरिटी है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ बहुत ही नंबर उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो वो अपनी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको स्पेशल राइट्स भी मिला हुआ है। तो ऐसे जो माइनॉरिटी में होते हैं यहाँ उनके पास में और अधिक मतलब एक्सट्रीम राइट्स मिल जाते हैं। दे कैन आल्सो हैविंग राइट टू सेटअप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो नंबर में कम है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम के लिए हम बात करते हैं, माइनॉरिटी में है हमारे कंट्री में, तो उन्होंने मदरसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका, तो वो भी सेटअप किए, है ना। ये उनका राइट है, कोई छीन नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, यानी कि सभी इस डाइवर्सिटी को जोड़ के रखने का कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, इसलिए हमारे पास में ये राइट्स होते हैं। सिटीजन्स विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व देम, है ना, और कंजर्वेट। किसी भी सिटीजन्स के जो या फिर अपने एक उनके पास में स्पेशल लैंग्वेज का है या फिर कल्चर का जो डिस्टिंक्ट होता है, स्पेशलिटी होती है, तो उनको वो कंजर्व करने का भी राइट होता है। दे कैन प्रमोट देम। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। धर्म पे या हमारी भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो प्रवेश यानी एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई स्कूल, इंस्टीट्यूशन, क्लासेस मना करती है कि तुम इस लैंग्वेज वाले हो या इस धर्म से हो, तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हो। बहुत ज़्यादा संगीन मामला बन जाता है ये। फिर हमारा लास्ट जो आता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के हमारे फादर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, इन्होंने इनको कुछ नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा और हृदय, हृदय यानी दिल, वो कौन है? ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट इन्होंने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, आपको ध्यान में रखना है, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने।
जो हमारे जनक भी है संविधान के, उन्होंने कहा कि हमारा ये जो संविधान का जो 6th फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये संविधान की आत्मा है, उसका मन पवित्र हृदय है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो इट मेक्स अदर राइट्स इफ़ेक्टिव। अगर ये नहीं होता ना तो बाकी आपके 5 जो राइट्स हमने अभी बात किया वो इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि अगर वो पांचों आपके वायलेट हो रहे हैं ना, तो ये एक ऐसा राइट है जो आपको कोर्ट तक जाने का परमिशन देता है कि आपकी जीत होगी अगर वायलेशन सही तरह से हुआ है, क्योंकि मतलब आप इलीगली क्लेम नहीं कर रहे हो, एकदम आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस 100% मिलेगा। When any our rights are violated, we can approach or seek remedy through the court। हम न्यायालय पे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट है हमारा, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट। आप डायरेक्टली जा सकते हो, है ना, तो ये आपके पास में राइट हो जाता है। एंड पावर टू इश्यू, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उनके पास पावर होता है कि अगर किसी का वायलेशन हो गया कोई भी राइट, तो उनके पास क्या पावर होता है, दे कैन इशू डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, ऑर्डर्स और रिट्स, WRITS। ये होते हैं हमारे स्पेशल राइट्स। गवर्नमेंट को भी दे सकती है, आपके उस विक्टिम के लिए, जो भी उसका जिसने वायलेट किया है उसको भी ये फरमान जारी किया जा सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास में कोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये था हमारे फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब आता है आज इसके अधिकारों का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत इसमें वृद्धि हो रही है। किस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स, ये आपके राइट्स यानी अधिकार है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो हमारे वो है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज आल्सो ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स। तो अभी जो हमने बात किया वो फंडामेंटल राइट्स है। 6 जो हमने बात किया वो कौन से हुए, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और राइट्स देता है, उनको बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना। जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया है। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिसर आपको मना नहीं कर सकती है राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, राइट टू वोट के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आता है बच्चों आज का ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है। और बच्चों जैसा कि आपको पता है लास्ट में एक नोट बन जाता है आपके लिए, ऑलवेज़ कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग के साथ। और बच्चों वास्तव में अगर इस वीडियो में मैंने लगा दी आग, तो बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर आपका बनता है, एक थंब इम्प्रेशन के साथ साथ में। और बच्चों घंटी का जो बेल है प्लीज़ उसको भी आप दबा देना। बच्चों मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो सारे जो चैप्टर है हमारे 5 चैप्टर, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जियो के हमारे जो वीडियोज़ है उसमें आप जियो के देखोगे और इको के भी और हिस्ट्री के भी। इसी तरह से बच्चों जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे वीडियो अवेलेबल है, और जो गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे वीडियो अवेलेबल है आज यूट्यूब पे। इस सब का जो क्रेडिट जाता है हमारे स्टूडेंट पावर को जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।